हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू खंतवाल और आप देख रहे हैं द रेनू टॉक शो। दोस्तों, कोई भी इंसान जब सफल होता है ना, तो उसकी तरफ न जाने कितनी लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? उससे प्रेरणा पाने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि जब हमारे बीच से निकला ये इंसान इतने आगे तक बढ़ सकता है, तो शायद हम कोशिश करें तो हम भी आगे तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया तो न जाने कितने ही लोगों ने दूसरे की नौकरी करने के बजाय अपने दम पे, अपने हुनर पे, अपनी काबिलियत पे अपना काम करने की ठानी। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो विदेशों में रह रहे थे और इस आह्वान के बाद वो इंडिया आए और उन्हें लगा कि जो मेहनत वो बाहर कर रहे हैं, क्यों ना वो अपने देश में रहकर करें और इस देश को आगे बढ़ाएं, अपना योगदान दें। और साथ में अगर उनके ज़रिए और भी लोगों को जॉब मिल रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं जगदीश कुमार जी, वो भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो पहले विदेश में रहा करते थे और अब वो इंडिया आ गए हैं। और NRI चाय वाला उनका ब्रांड है, वो बहुत तरक्की कर रहा है ब्रांड, और बहुत जल्दी ही उन्होंने काफ़ी कुछ करके दिखा दिया है। हमारे साथ हैं, हम उनकी कहानी खुद उनकी ही ज़ुबानी सुनेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा उनका ये स्ट्रगल पीरियड और किस तरह से वो कुछ टिप्स देंगे हमारे नए बिजनेसमैन को। तो शुरू करते हैं उनसे बातचीत। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रेनू जी। ये मेरा लिए सौभाग्य की बात है कि आपके माध्यम के थ्रू अगर कोई भी स्टार्टअप से आगे बढ़ता है तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं मिल सकती। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके माध्यम से कुछ ऐसे लोग जो स्टार्टअप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज अगर वो कुछ सीख पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगी कि आप विदेश में कहाँ कौन कौन से देश में आप रहे और वहाँ आप क्या क्या काम कर रहे थे? देखिए, मैं प्रोफेशनली एक हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हूँ और मैंने इंडिया में 4 साल काम किया। उसके बाद में मिडिल ईस्ट बहरीन में मैं 2 साल रहा और पिछले 13-14 साल से मैं न्यूजीलैंड में था। और फाइनली फिर दिसंबर 2018 में अपने रेस्टोरेंट वगैरह अपने सारा बिजनेस वाइंड अप करके इंडिया आ गए स्टार्टअप में मोदी जी से इन्फ्लुएंस होके। और अच्छा ही रहा क्योंकि काफ़ी इच्छा थी मन में, काफ़ी कुछ था कि अपने देश के लिए और अपने जो एम्प्लॉयमेंट मैं पहले वहाँ पर गोरों को दे रहा था वो आज मैं अपने देशवासियों को दे सकता हूँ। जो अच्छा पैसा जो मैं टैक्स में वहाँ पर दे रहा था वहाँ की गवर्नमेंट को, आज मैं अपनी लोकल गवर्नमेंट में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छे विज़न के साथ में कि शायद इस स्टार्टअप इंडिया के लिए अगर मैं किसी तरीके से कुछ आगे और एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ लोगों को, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो ये आपको रिस्क ही नहीं लगा? क्योंकि अपना जमा जमाया बिज़नेस को छोड़ के एक नए सिरे से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना तो कितना रिस्की था? क्या था मन में उस समय सवाल? देखिए, बिज़नेस का नाम रिस्क होता ही है, लेकिन अगर जो लोग रिस्क नहीं ले सकते वो आगे भी नहीं बढ़ सकते। चाहे वो किसी भी पर्सनैलिटी की आप बात करो, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकल के हमेशा कहीं ना कहीं रिस्क लिया ही है। और इसमें मेरे लिए रिस्क वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि इस बैकग्राउंड से मैं था, मेरे पास में एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस मेरे फील्ड का था। स्टार्टअप इंडिया से मुझे एक मौका मिला कि इंडिया वापस आने के लिए एक बहुत अच्छा रीज़न मिला, वापस आ सका। लेकिन हाँ, इंडियन मार्केट जो है बिल्कुल ही चेंज मार्केट थी, काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट थी। लेकिन इस मार्केट में भी एक बहुत अच्छी बात है कि पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा आज जो हम देख सकते हैं इंडिया को एक बहुत अच्छी डेवलपिंग स्टेज पे है। नए नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप है, छोटे स्टार्टअप्स को उनको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है। गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट है, स्पेशली मोदी जी की गवर्नमेंट से जब से ऑनलाइन सारी चीज़ें हुई है। तो मुझे 1% भी डर नहीं लगा क्योंकि अपने ऊपर काफ़ी विश्वास था और मुझे लगा कि शायद मैं किसी हद तक कामयाब हो जाऊंगा, और जो कि हुआ भी। यानी दो चीज़ आपकी बात से निकल कर आई कि बिज़नेस में करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा बिना उसके, और दूसरा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो इस विश्वास के साथ जब आप इंडिया लौटे तो शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत सभी की तरह मेरी भी आसान नहीं थी। मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए नागपुर को चूज़ किया, वहाँ के कॉर्पोरेट को। लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने स्टार्ट किया तो किसी भी कॉर्पोरेट ने मुझे एंटरटेन नहीं किया। गर्मी में मेरी शर्ट जो है पूरी वेट हो जाया करती थी, पानी की बोतल गर्म हो जाया करती थी, और किसी ने भी इवन मुझे एंटरटेन करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुझे करना तो था ही। तो मैंने वहीं सोचा कि क्यों ना, क्योंकि अल्टीमेट मेरे जो टारगेट है वो एम्प्लॉयज़ है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है, कोई एक कॉर्पोरेट ब्रांड नहीं है।
तो उसी कॉर्पोरेट के बाहर फिर मैंने कुछ टेबल बर्तनों का अरेंज करके वहीं पर अपनी चाय बनानी स्टार्ट कर दी। जब चाय का सवाल आता है तो लोगों को लगता है कि शायद मैंने चाय मोदी जी को देख के स्टार्ट करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाय इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि चाय मोस्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। और ये इतनी बड़ी मार्केट है जिसको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर। इसको आप तो इस विज़न के साथ में कि चाय के अंदर मैं 20 साल से पढ़ाई कर रहा था, क्यों ना इसी फील्ड के अंदर मैं आगे बढ़ूं और इसके चाय के विज़न को, स्टेटस को दुनिया को दिखाओ कि चाय के अंदर क्या हो सकता है। जी। तो शुरुआत चाय से हुई, तो ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा? और ये एनआरआई चाय वाला ये जो टैग लगा है, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, चाय बनाने में तो मैं एक्सपर्ट पहले से ही था और वैरायटी मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस करी। जैसे कि मेरी जो सबसे मोस्ट सेलिंग चाय हुआ करती थी, वो उसके नाम थोड़े से फ़नी है लेकिन चाय भी एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी थी। मम्मी के हाथ वाली चाय, मर्दों वाली चाय, उधार वाली चाय, प्यार मोहब्बत वाली चाय। बाकी जो रेगुलर वैरायटी थी जैसे कि अदरक, इलायची, मसाला, ये तो दिया ही करता था, उसके साथ में ये मैंने खुद इन्वेंट की थी। तो लोगों को इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छी लगी एंड दे नेवर एक्सपेक्ट कि कोई चाय वाला है जो कि वेल ग्रूम होके और उनसे अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है उनके साथ में। तो उनको काफ़ी लोग एंगेज होने लगे मेरे साथ में। और फिर वहाँ से फिर मुझे एक दिन मैंने जब काफ़ी लोग पूछा करते थे मेरे बारे में, तो मैंने एक बैनर लिखवाया जिस पे लिखा था एनआरआई चाय वाला। तो वहाँ से एनआरआई चाय वाले का जन्म एक्चुअली हुआ। तो ये सिलसिला चाय के बाद आगे कैसे बढ़ा और बाकी की चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस की, उसके बारे में भी बताइए। जिन कॉर्पोरेट्स में मैं डेली उनको अप्रोच किया करता था, लेकिन जब उन्होंने एंटरटेन नहीं किया तो मैंने कॉर्पोरेट के बाहर अपनी चाय की दुकान लेके स्टार्ट हो गया। एम्प्लॉयज़ को मेरी चाय वैरायटी, क्वालिटी सब पसंद आई। उन्होंने डायरेक्ट ही उस कॉर्पोरेट के एडमिन को अप्रोच किया कि ये अंदर क्यों नहीं है, बाहर क्यों है। तो वहाँ से मुझे चांस मिला। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जैसे कि इन्फोसिस, एचसीएल, ग्लोबल लॉजिक्स, एटलस, ऐसे ही कंपनीज़ में मुझे चांस मिला। उसके बाद में फिर मेरे पास में आपने किस तरह का चांस लिया? जैसे उनके अंदर कॉर्पोरेट के अंदर मेरी शॉप वगैरह थी वहाँ पर, और काफ़ी अच्छी चलती थी क्योंकि जो वैरायटी अब से पहले वो केवल एक चाय की वैरायटी देख रहे थे, अब उनको वैरायटियाँ मिलने लगी, टेस्ट अलग मिलने लग गया, इनोवेशन उनको चाय के अंदर दिखने लगा। देन फ्रॉम देयर मैंने नोएडा के अंदर एक अपनी फ्रेंचाइजी आउटलेट मैंने धीरे धीरे करके अपने ब्रांड इंट्रोड्यूस करे। 3 ब्रांड जो मैंने नोएडा के अंदर बनाए वो नोएडा सेक्टर 135 में थे, जो वहाँ के लैंडमार्क बन गए थे। तो वहाँ पर चाय और चाट को लेकर मैं बहुत फेमस था। और 30 एंड चाट, चाय एंड चाट, अच्छा। चाय भी 35-30 तरह की चाय और चाट भी 35 तरह की चाट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, कि आपको एक ही छत के नीचे लखनऊ की बास्केट चाट भी मिले, कानपुर की टमाटर चाट भी मिले, लखनपुर के बल्ले चाट जम्मू कश्मीर की वो भी मिले, मिशेल पाव भी मिले। तो इन वैरायटियों पे मैंने होल्ड किया और रिजल्ट ये रहा कि वो जगह काफ़ी पॉपुलर हो गई। 3 महीने के अंदर लैंडमार्क बन गए और 30-30 मिनट वेटिंग टाइम लगता था। अरे वाह। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑनगोइंग बहुत ही बढ़िया चल रही थी। और फिर कोरोना की एंट्री हुई। तो चीज़ें बहुत अच्छी है। अभी भी जैसे ही कोरोना से हम अभी नॉर्मल रिकवर कर रहे हैं, तो जैसे ही कॉर्पोरेट वापस आएगा वो सारी आउटलेट्स मेरी ओपन हो जाएगी। जो रिसेंटली हम आउटलेट ओपन करने वाले हैं सीपी के अंदर, मेरी एक शंकर मार्केट में 85 नंबर शॉप में, वहाँ पर मैं अपने 4 ब्रांड को मर्ज कर रहा हूँ यहाँ के लोगों के लिए। द यूएसपीज़ प्राइस बहुत रीज़नेबल है वहाँ के, और उनको वैरायटी और क्वालिटी दोनों चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ कि सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात को लंच, इन सब में वैरायटी दूँ। दूसरी जो मेरी आउटलेट खुल रही है वो शॉप नंबर 51 आउटर सर्कल कनाट प्लेस में है, कबाब 24 के नाम से। तो इसके यूएसपी क्या है कि पूरी सीपी के अंदर आप अगर कबाब कहीं खाने जाएंगे तो आपको नॉर्मल वही कबाब हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 50 काइंड ऑफ कबाब लेके आ रहा हूँ, जिसमें नूरानी कबाब है, आपका चपली कबाब है, आपके गलोटी कबाब है। तो सारे कबाब के जो फ्लेवर्स है वो एक ही जगह, एक ही छत के नीचे मोर देन 50 वैरायटी के कबाब्स यहाँ लेके आ रहा हूँ सीपी के अंदर। इट विल बी वन ऑफ काइंड। तो ऐसे ही कुछ वेंचर्स पे अभी चल रहे हैं, अभी काम चल रहा है। तो ये जो 2 आपने बताई ये कब तक स्टार्ट हो जाएंगे? ये दोनों ही आगे पीछे ओपन होने वाली है। आप इसको मिड फरवरी तक, 15 फरवरी के आसपास ये दोनों ओपन हो जाएगी। एक नोएडा सेक्टर 128 जेपी के अंदर, जेपी हॉस्पिटल के जस्ट पीछे एक क्लाउड किचन ओपन की है।
उसमें भी मेरे 11 ब्रांड हैं। तो वहाँ पर भी लोगों को अपने सारे ब्रांड जितने भी हैं उनके सबके वो उनको वैरायटियाँ मिल रही है कि अगर किसी को बर्गर खाना है तो बर्गर भी है, पिज़्ज़ा भी है। आई एम वर्किंग विद अ वेरी प्रोफेशनल टीम। और हमारा जो विज़न है वो ये है कि किस तरीके से हम इंडियन मार्केट के अंदर जो एक बड़े बड़े ब्रांड के अंदर क्या है कि उनकी जो प्राइसिंग है वो आउट ऑफ पॉकेट फ्रेंडली नहीं होती और इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। तो जो हमारी टीम है वो काम कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी विद वेरी गुड क्वालिटी और पॉकेट फ्रेंडली कुछ ऐसे ब्रांड लेकर मार्केट में आएँ ताकि लोगों को उस आउटलेट में अपनापन लगे, उनको ये ना लगे कि यार बहुत एक्सपेंसिव है या वैरायटियाँ इतनी नहीं है। तो उस तरह के एटमॉस्फेयर, छोटे QSR मॉडल भी है, रेस्टोरेंट मॉडल भी है, तो इस सभी पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ आकर आपके जैसा बता रहे हैं तो काफ़ी सारे लोगों को आपने रोज़गार भी दिया। लगभग कितने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं? मैं जब अभी कोरोना से पहले जब नोएडा वाला था तो उसमें मेरे 45 की टीम थी, नागपुर वगैरह सबको मिलाकर। और अभी वो टीम ऑन होल्ड पे है, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है वो नोएडा से स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी रिसेंटली इन 2 आउटलेट के लिए मेरे 20 के आसपास की हायरिंग मैंने और करी है अभी। जैसे हर बिज़नेस का एक अपना मिजाज होता है, जो ये हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस है, फूड की हम बात कर रहे हैं, तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आप क्या सलाह देंगे कि लोगों को किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए इस बिज़नेस में आने के लिए? आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे? देखिए, मैं 2 चीज़ें हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि सबसे पहले अगर बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। आप सेफ हैंड करके नहीं चल सकते, क्योंकि ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है। अगर इस इंडस्ट्री में प्रॉपर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज होकर आप अगर काम करते हैं तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको 3-4 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है कि जिस फील्ड के अंदर आप जा रहे हैं उसकी आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपका विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका विज़न क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप उस विज़न को कैसे अचीव करेंगे। अगर आपके पास में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हाँ, अगर इन तीनों क्वेश्चन का आपके पास में आंसर नहीं है तो मैं बेस्ट सलाह क्या दूंगा कि पहले काम सीखो, उसके बाद काम करो। क्योंकि होता क्या है कि जो नए नए यूथ है स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनकी हार्ड अर्न मनी जो है 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए वो एक बिज़नेस में लगा देते हैं, रेस्टोरेंट बिज़नेस में। नॉलेज उनको होती नहीं है और वो पैसा सारा डूब जाता है और वो मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमेशा पहले उन एक्सपर्ट्स को लो, कुछ फ्रेंचाइजी पे पहले फ्रेंचाइजी लेके काम सीखो। जब काम चल जाए, जब आप को समझ में आ जाए कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, देन यू विल गो फॉर। होमवर्क बहुत ज़रूरी है, बिना होमवर्क के काम नहीं कर सकते आप। तो आपको कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर चाहिए जिसकी एक्सपर्टाइज इस फील्ड के अंदर हो, जो आपको मोर देन बिजनेस आपको काम सिखा भी सके कि ग्राउंड लेवल पे काम क्या होता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको भी जो आपका बिजनेस था, आपने भी खुद ही सीख कर यहाँ तक आप आगे बढ़े हैं अपने। देखिए, मैं तो आज की डेट में भी सीख रहा हूँ। आज की डेट में भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जो मेरे पहले गुरु रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट रहे हो, डायरेक्ट रहे हो, सही है, तो मैं उनसे आज भी कुछ सीखता हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने यही बोला था कि मैं मोदी जी को गुरु मानता हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है। ना मैं उनसे मिला, ना वो मुझसे मिले, लेकिन जो कुछ भी आज मैं कमा रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया आया था, स्टार्टअप इंडिया में। जो जिस चीज़ के लिए आज की डेट में अगर सब कहते हैं कि अगर चाय वाले का नाम आता है तो सबको पता है कि नंबर 1 चाय वाला कौन है, राइट। लेकिन ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस बात का एहसास लोगों को था ही नहीं कि चाय के अंदर कितना इनोवेशन है। आज की डेट में आप कहीं पर भी मीटिंग के लिए जाते हैं, सबसे पहले चाय, सुबह उठते हैं चाय, शाम में उठते हैं चाय। तो चाय के पीछे बहुत सारे रीजंस, मोर देन रीजंस, इमोशंस जुड़े हुए लोगों के। मैंने सुना है कि आप कोई एक बहुत महंगी चाय भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वेल, मैं पूरा तो नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता इस समय, क्योंकि वो चीज़ें मैं वर्क कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आपके चैनल के माध्यम इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ, जो अगले 6 महीने में जिस कॉन्सेप्ट, जिस चीज़ को लेकर मैं आ रहा हूँ, वो चीज़ में मेरा ही नहीं, इंडिया का भी मैं इतना नाम रोशन कर दूंगा कि वर्ल्ड में उस चीज़ को लेकर इंडिया भी जाना जाएगा। जहाँ जहाँ पर उस चीज़ की बात होगी तो वहाँ पर नाम आएगा कि वो जगह कहाँ है, इंडिया में है, भारत में है। तो आपको अभी एक अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में भी हमें बताइए। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। काफ़ी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं
कि शायद उन्होंने इस चीज़ के लिए मेरा जो पीछे स्ट्रगल देखा है और जो मैंने चीज़ें करी है उनको देखते हुए उन्होंने मैं भी मुझे हिंद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। ये हिंद रत्न अवार्ड बेसिकली एनआरआईज़ के लिए होता है, वो एनआरआईज़ जो कि देश में आके कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें 45 डेज़ के देश के जो एनआरआईज़ है वो आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और अधिकतर ये जो अवार्ड है वो या तो प्रधानमंत्री जी या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है, लेकिन इस साल वर्चुअल था तो मुझे भी ऑनलाइन ही लेना पड़ा। अच्छा, तो किसके हाथों मिला आपको ये वर्चुअल था, ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर ऑनलाइन नहीं होता तो शायद मज़ा आता है। किसी के नहीं, कोई बात नहीं है। अब देखिए मेरा अवार्ड लोगों का प्यार है, ये नहीं कि मुझे किसके द्वारा मिल रहा है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे खुशी इस बात की है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर मोदी जी से जल्दी आपकी मुलाकात हो जाए तो क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? जी बोलना तो मैं कुछ नहीं चाहूँगा क्योंकि वो नहीं, मुझे आप नहीं अपना लगता, गुरु मानते हैं ना उन्हें। तो गुरु से कुछ बोला नहीं जा सकता बेसिकली, क्योंकि वो अपने लेवल पे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल उनसे इतना ज़रूर चाहूँगा कि अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर मैं कुछ कर सका उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे स्टार्टअप इंडिया है, उसमें कुछ काम कर सका या कुछ और चीज़ें आगे बढ़ा सका, जो मेरा विज़न रहा इंडिया आया जब मैं आया था। तो मैं चाहता हूँ कि आपने देखा होगा यूएस में हर जगह एक पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे कॉलेज होते हैं जहाँ पर R&D चलती है। तो क्यों ना एक स्टार्टअप के लिए एक कॉलेज बनाया जाए जहाँ पर गरीब बच्चों को, दुनिया भर के गरीब बच्चे जिसमें मल्टीपल टैलेंट है लेकिन वो पैसे के अभाव और गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, उनको आज हम MBA करने 3 साल MBA या ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो वहाँ पर वो 3 साल का उनको एक R&D के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर गवर्नमेंट खर्च करे, उनकी R&D पे, उनके टेक्नोलॉजी पे काम करे और उसको आगे निकाले, उनको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाए, क्योंकि वही है, उसी से ही इंडिया का नाम होगा। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेंशन जो है वो या तो किसी छोटे से गांव में हुए हैं या किसी एक छोटी सी दुकान या घर में हुए हैं, वो महलों में बैठ के कभी इन्वेंशन नहीं हुए। मेरा इतिहास या मेरी नॉलेज तो ये कहती है, चाहे वो मैकडोनल्ड्स ही क्यों ना हो, चाहे वो KFC क्यों ना हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो एलन मास्क हो या कोई भी, उनकी स्टार्टिंग देखी वो वहीं से है। लेकिन ये जो मैंने बताया एलन मास्क, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं, भारत में इन्वेंशन करना चाहते हैं। हम भारत के अंदर एलन मास्क क्यों नहीं बना सकते? क्यों हमारे मेरठ के अंदर, बुलंदशहर के अंदर, गुजरात के अंदर, छोटे छोटे गाँव के अंदर ये तो एलन मास्क हमारे पास में हज़ारों है, तो हम उसको सही प्लेटफॉर्म देके भारत का नाम रोशन क्यों नहीं कर सकते आगे? बहुत बहुत बधाई आपको आपके आने वाले आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ हैं जगदीश जी। मुझे पूरी उम्मीद है उनकी कहानी ने आपको ज़रूर प्रेरित किया होगा। आगे एक नई पर्सनालिटी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए द रेनू टॉक शो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपको भी